इस कंसेप्ट को तुम लोग समझ लेना। और आज से हम थोड़ा सा आप लोग को रिटर्न भी शुरू होगा। हाँ, दूसरी एक सिचुएशन जो तुम लोग के सामने है, इस कंसेप्ट को एकदम पूरी तरीके से एनालाइज कर लो अपने पास। कोई भी थियरी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है और इस कंसेप्ट को समझ में आ गया है आपको, तो एनालाइज कर ले जाएंगे आप लोग। इसी की प्रॉब्लम है वेलफेयर स्टेट, यानी मीन्स एक मिनट, वेलफेयर स्टेट की जो ओरिजिन है वह निगेटिव लिबरलिज्म का रिएक्शन है। क्योंकि निगेटिव लिबरलिज्म में अनइक्वलिटी बढ़ रही है, तो जब अनइक्वलिटी यहां पर बढ़ रही है तो ये निगेटिव लिबरलिज्म और पुलिस स्टेट और इंडिविजुअलिज्म, ये बेसिकली सेंचुरी 17th सेंचुरी में आ रही है। यानी यह पॉलिटिकल थियरी 17th सेंचुरी का है। क्लियर? एंड 20th सेंचुरी में पॉजिटिव लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयर स्टेट। क्लियर? यहां पर रोल ऑफ स्टेट है, यहां पर मिनिमम इंटरफेयर ऑफ स्टेट, मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। और यहां पर रोल ऑफ स्टेट होगा मैक्सिमम इंटरफेयर। क्लियर? मिनिमम इंटरफेयर एंड मैक्सिमम इंटरफेयर। ठीक? अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेलफेयर स्टेट में रोल ऑफ स्टेट क्या है, तो क्या करेंगे? तो मैक्सिमम है। और मिनिमम में लिबरलिज्म में क्या है, निगेटिव लिबरलिज्म में क्या है? ठीक? अब तुम ही लोग से मैं एक सवाल पूछता हूं, ये दो कंसेप्ट मैंने आपको रख दिया। आपसे अगर मैं पूछूं कि लिबर्टी एंड फ्रीडम का रिलेशन किस थॉट से होगा, किस व्यू से होगा? अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निगेटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम का रिलेशन किस व्यू में हम जाएंगे, तो कहां पर हम जाएंगे? समझ में आ गई बात कि लिबर्टी का रिलेशन कहां पे है? निगेटिव लिबरलिज्म में। इसलिए यहां पर इसकी बात होती है मैन एंड हिज लिबर्टी, मैन एंड हिज लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है? absence of controlling, absence of controlling। अब अगर सोसाइटी में हम सबके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दें, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे, तो रिजल्ट क्या होगा? और इक्वल कंडीशन, प्रोवाइड द इक्वल कंडीशन फॉर द एवरी पर्सन, हम सबको एक कंडीशन दे देंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा? कैपेबल पर्सन मैक्सिमम ग्रोइंग स्टेज में जाएगा और नॉन कैपेबल पर्सन मिनिमम ग्रोइंग स्टेज में जाएगा। ठीक?
तो इसका जो डिमेरिट होगी या इसकी जो डिमेरिट है वह हो जाएगी मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन। इसका डिमेरिट हो जाएगी मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन। एनिमीज मैन एंड हिज लिबर्टी कन्वर्ट हो गई किसमें? मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन में। क्लियर? और जब मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन हो गई तो यह जो कंसेप्ट है वह है क्लास सोसाइटी। क्लियर? क्लास सोसाइटी हो गई। अब निगेटिव लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट करता है। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक? अब यह लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा। ठीक? जिसके कारण एक इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी का फॉर्मेशन हो सके। ठीक? अब अगर ये चीजें हैं तो क्लास सोसाइटी आ गई। अब क्लास सोसाइटी का मतलब कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। ये कैपेबल पर्सन हो गए और ये नॉन कैपेबल हो गए। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम का यानी क्लासिकल थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर मेजोरिटी को रूल दिया जाता है, जहां पर पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? लिबरल, क्योंकि वहां पर लिबर्टी सबको मिलती है। जस्ट लाइक जैसे ये डेमोक्रेसी है। क्लियर? डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ पब्लिक, यही था, रूल ऑफ पब्लिक। अब रूल ऑफ पब्लिक का कंसेप्ट ये है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक? यानी मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिटिकल सिस्टम बाय रिप्रेजेंटेटिव। यानी मीन्स कि जनता, तो यहां पर मेजोरिटी का रूल। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्वेश्चन तो ये भी खड़ा होता है कि लिबरलिज्म डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करता है? क्योंकि लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट आपका लिबर्टी का है, यानी जिस स्वतंत्रता का सपोर्ट लिबरलिज्म करता है, वह स्वतंत्रता उसे डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ती है। इसलिए लिबरल थॉट के लिए या लिबरल थिंकर के लिए डेमोक्रेसी एक सुटेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। क्लियर? अब यह पॉलिटिकल सिस्टम उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को हैंडलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने कहा कि नेगेटिव लिबरलिज्म क्या कर रहा है? मैन एंड हिज लिबर्टी, यानी व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता व्यक्ति और व्यक्ति के शोषण में हो गई। जैसे जस्ट लाइक जैसे मैंने यहां पर तुम लोग को अभी बताया, ये कंसेप्ट अपने पास रखिए। ये कैपेबल पर्सन है, ये नॉन कैपेबल पर्सन है। ठीक? अब कैपेबल पर्सन भी व्यक्ति ही है
और नॉन कैपेबल पर्सन भी क्या है? तो व्यक्ति ही व्यक्ति का क्या कर रहा है? एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कंसेप्ट क्या आ रहा है यहां पे? मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन का। अब यहां पर जब यह कंसेप्ट आता है तो इसकी जो सिचुएशन है इसकी वह 70 to 75% है और ये है 25 to 30%। यानी अगर पॉपुलेशन बेस, अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सोसाइटी बेस, अगर सोसाइटी का स्ट्रक्चर है तो 25 to 30% इज कैपेबल पर्सन इन सोसाइटी एंड 70 to 75% इन नॉन कैपेबल। अब ये कैपेबल पर्सन नॉन कैपेबल पर्सन का क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक, और जब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो सोसाइटी में अनइक्वलिटी कम होगी या अनइक्वलिटी बढ़ेगी? बढ़ेगी। सोसाइटी में अनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी अनइक्वलिटी को कम करने के लिए एक थियरी आती है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स इनकी बात करता है, इसलिए लिबरल थिंकर अब जो मिनिमम इंटरफेयर है वह कंसेप्ट अब कहां लेके आ जा रहा है? मैक्सिमम इंटरफेयर। और मैक्सिमम इंटरफेयर का मतलब हो गया कि स्टेट नॉन कैपेबल पर्सन को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देगी जिसके कारण सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है वह अनइक्वलिटी क्या हो सके? कम हो सके। और जब सोसाइटी में अनइक्वलिटी कम होगी तो सोसाइटी में यूनिटी भी होगी, इंटीग्रेशन भी होगा और फ्रेटर्निटी भी होगी। क्लियर? चलिए, इंग्लिश वाले लिखो, हिंदी वाले। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक नवीन और व्यापक अवधारणा है। इस अवधारणा में सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता और आर्थिक व राजनीतिक न्याय समाहित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय में स्वतंत्रता, अवसरों की समानता तथा बंधुत्व के आदर्श भी समाहित हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रयोग 20वीं शताब्दी में व्यापक आधार पर किया जाता है। राजनीति विज्ञान में इस अवधारणा का प्रयोग इस तथ्य के साथ हुआ कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था समाज के कमजोर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। व्यक्तियों के मध्य दूरी, साधन संपन्न और साधन रहित के मध्य विशेषाधिकार प्राप्ति और विशेषाधिकार से वंचित लोगों के मध्य जो असमानताएं थी, उन असमानताओं का समाधान उदार प्रजातंत्र नहीं कर पा रहा था। उदार प्रजातंत्र सभी लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की, लेकिन इस स्वतंत्रता का लाभ केवल साधन संपन्न लोग ही उठा पा रहे थे। फर्स्ट पैराग्राफ तक यूज कर लीजिएगा, बस यहां तक आप लोग रहिए, फिर उसके बाद आगे आते हैं भैया। उसके बाद फिर आएंगे तो दूसरा कंसेप्ट उठेगा ना, ये द थियरी ऑफ जस्टिस प्रोपाउंड बाय द
famous political thinker C.K. Allen. On this, his aspect of the justice has been used in limited and wide manner. ये कंसेप्ट अब आएगा। क्या लिखा? उठा पा रहे थे उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था सभी लोगों के लिए समान और अच्छी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में असफल रहा। इसलिए उदार प्रजातंत्र की इसी समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। पैराग्राफ चेंज करो, लिख लो तब हम समझा रहे हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक C.K. एलन ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस में जिस न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका प्रयोग सीमित और व्यापक रूपों में करता है। सीमित रूप में सामाजिक न्याय, संपत्ति का विभाजन और अवसरों की समानता है, लेकिन सभी लोगों के लिए अवसर समान नहीं हो सकता, क्योंकि अवसरों के ग्रहण करने की क्षमता सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं पाई जाती। इसलिए प्राकृतिक मानवीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ प्राकृतिक कमियां हैं जिसको कम किया जा सकता है, जैसे जस्ट लाइक फिजिकली हैंडीकैप। नहीं, वह कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं कम कर सकते, जैसे कलर, हाइट, कैपेबिलिटी, इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन कैपेबिलिटी को लेकर, यानी व्यक्ति की क्षमता जो है, उस क्षमता को कुछ हम स्पेशल फैसिलिटीज देकर उसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो आज के साइंटिफिक फेज में कोई व्यक्ति कम सुनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज करके उसकी सुनने की क्षमता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। ये चीजें कही जा रही है। मैनमेड दोनों भी है, मानवीय भी नहीं, प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों चीजें। मानवीय विकास के व्यवहारिक अवसरों में किसी को कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। अतः सामाजिक न्याय इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक व्यवस्था को उचित और सुंदर बनाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को सामान्य हित या सामाजिक भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवश्यक है। Their personal interest for the common good or the social good, clear? And that यहां पर लिबर्टी प्लस रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रीडम। 17वीं सेंचुरी की जब बात हो रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो कंसेप्ट है, अब तुमको एक कंसेप्ट हमको बताना पड़ेगा, जब तुमको समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आ कहां से रहा। लॉ एंड ऑर्डर ही है, उसी को मैं कंसेप्ट, उसी का मैं बता रहा हूं, उसी को। लिबरल थियरी ऑफ स्टेट
ठीक, इसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ स्टेट। और इसमें है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। यही है ना? ठीक है, लेखनी बंद करना, पहले समझ लेना, फिर बाद में लिख लेना। हम लिखने का अवसर देंगे, समझ में आ जाएगा तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक, एक कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म, मीन्स प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या है? पॉजिटिविज्म क्या है? हाँ, यानी मीन्स जो हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी मीन्स हमें जो दिखाई पड़ रहा है वही सही है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है जी? यहां तक तो सही है कि जो चीज दिखाई पड़ रहा है वह सही है। इस थियरी के अनुसार ये दिखाई पड़ते हैं तो सही नहीं है। अरे बोलो ना, नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये सृष्टि बनी कैसे? क्वेश्चन तो यहां से आ गया। इस पर दो थिंकर हैं, एक इंडियन फिलोसफर चारवाक और दूसरा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हॉब्स। इन दोनों का कंसेप्ट क्या है कि फिजिकल मैटर इज द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड, यानी भौतिक पदार्थ इस विश्व का ही एक सर्वमान्य सत्य है। अब अगर ये है, फिजिकल मैटर ही अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फिजिकल मैटर में क्या होता है? मोमेंटलेस होता है, कॉन्शियसलेस होता है, अनचेंजिंग होता है। कहां चेंजिंग होता है? यह है चेंजिंग। तो बात की जब अभी तो थी, अभी जनरली कंसेप्ट क्या है? एक साइंस का स्टूडेंट फिजिकल मैटर को क्या मानता है? डिक्लाइन होगा, लेकिन वह चीज बाद में आएगी, अभी पहले इतना समझ लीजिए। तो चारवाक क्योंकि पॉजिटिव थॉट को लेकर चल रहा है, पॉजिटिविज्म की बात करता है, तो ईश्वर को तभी तो नहीं मान रहा है, और तभी तो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार पॉजिटिविज्म को लेकर आ रहा है। ठीक, तो जनरली कहा जाता है कि फिजिकल मैटर में मोमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजिंग नहीं, किसी भी प्रकार का। तो सृष्टि बनी गए तो एक कंसेप्ट आता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यानी अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से मिलकर हम इस सृष्टि का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक, इसीलिए जब आदमी मरता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसी पंच तत्वों में उसे क्या कर दिया जाता है? विलीन कर दिया जाता है, जिस पंच तत्वों से वो क्या है? बना होता है। ये इनका थॉट है। हॉब्स का थॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो चीजें चल रही हैं यहां पे। एक 1644 एंड एक 1688। 1644 है ब्लड रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, क्लियर, एंड 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इसका सपोर्ट लॉक कर रहा है
और इसका सपोर्ट हॉप्स करता है। क्लियर? अब समझना, ये फिजिकल मैटर है अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अकॉर्डिंग टू हॉब्स फिजिकल मैटर। क्लियर? और यहां पर एक कंसेप्ट है कि नो फिजिकल मैटर नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भौतिक पदार्थ नहीं है वह इस विश्व का भाग, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द फिजिकल मैटर। क्लियर? यानी जो फिजिकल मैटर है वह पार्ट, विश्व का पार्ट है, ठीक, और जो विश्व का पार्ट नहीं है वह फिजिकल मैटर नहीं है। और हर फिजिकल मैटर में एक इंटरनल मूवमेंट होता है। क्लियर? इंटरनल मूवमेंट, और इस इंटरनल मूवमेंट को हॉब्स नाम देता है मैकेनिकल मूवमेंट। क्लियर? मैकेनिकल मूवमेंट। यह इंटरनल मूवमेंट डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट। क्लियर? अब छप लिया, छप लिया तो कॉपी पर फेविक्विक गिरा दिया करो, लिंक हमेशा चिपकता रहेगा। चलो ठीक है, पहले समझ लो यार, मेरा फोकस सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग को डेवलपमेंट करना है, कि उसके बाद तो फिर हम लिखवाएंगे तो यूज हो जाएगा। ठीक है? ये फिजिकल मैटर है। ये फिजिकल मैटर है। इस फिजिकल मैटर में होने के कारण, फिजिकल मैटर होने के कारण, तो आप अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर क्यों थोप रही हैं? यही तानाशाही होती है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा सबके ऊपर क्या कर रहा है? थोप रहा है। ठीक? अब समझो, ये टेबल है, अगर यहां पर रहेगा तो 10 से 15 साल इसकी लाइफ रहेगी। इसको छत पर रख देंगे तो 15 साल की जगह पर 2-3 साल में। छत खुली इन्वायरमेंट हो जाएगी, यहां पर क्लोज इन्वायरमेंट होगी। तो खुली इन्वायरमेंट में इसमें जो इंटरनल मूवमेंट है वह मूवमेंट क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, और इसमें चेंजिंग नेचर क्या होगा? तेजी से आएगा। अब ये कंसेप्ट अपने पास रखें, फिजिकल मैटर यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? फिजिकल मैटर यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड अकॉर्डिंग टू हॉब्स नो फिजिकल मैटर एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वल टू फिजिकल मैटर, मैन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मैन इज द फिजिकल मैटर। ठीक? तो मैन फिजिकल मैटर है, तो मैन के अंदर भी एक इंटरनल मूवमेंट है। वह इंटरनल मूवमेंट क्या है? विल, विल, इच्छा। क्लियर? और यह इंटरनल मूवमेंट विल है। अब यह विल अगर इस थियरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इन्वायरमेंट पर, ठीक? क्लियर? अब सुनना, इस कमरे में प्यास तुमको ज्यादा लगेगी, सड़क पर प्यास लगेगी। एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आपके विल पर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया ना? अब अकॉर्डिंग टू हॉब्स विल अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड हो रहा है। क्लियर? यानी मीन्स व्यक्ति को जितना कुछ मिलता है उससे अधिक की वह कामना करता है, अधिक वह चाहता है। जैसे जस्ट लाइक अभी आज आप लोगों को सिर्फ एक यूनिट नौकरी चाहिए,
सिर्फ अभी कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई, अब नहीं, अब पीसीएस बनना है, पीसीएस बन गया, ठीक, अब आईएएस बनना, आईएएस बनने के बाद अगर यूपीएससी प्रेसिडेंट की पोस्ट की भी वैकेंसी निकल जाए तो तुम लोग फार्म भरेगा। बस एक ही चीज का फार्म नहीं भरेगा, यमराज के पास जाने का, और सबका फार्म भरोगे कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए। और हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि अगर यह विल लिमिटेड हो जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि जिस व्यक्ति को जितना मिला उससे अधिक की कामना की। ठीक, अब ये जो ब्लड रिवॉल्यूशन है, इस ब्लड में पार्लियामेंट वर्सेज किंग के सपोर्टर के बीच कंफ्लिक्ट हो रहा है। पावर डिवीजन बिटवीन पार्लियामेंट एंड किंग। तो पार्लियामेंट को जितना पावर मिला है वह उससे अधिक की पावर की कामना कर रहा है, किंग को जितना पावर मिला है उससे किंग भी चाहता है। तो किंग को पावर तब अधिक मिलेगा जब पार्लियामेंट का पावर इसके पास आ जाए, पार्लियामेंट को पावर तब अधिक होगा जब किंग का पावर क्या होगा, पार्लियामेंट को मिल जाए। यही होगा ना। ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच यानी सपोर्टर या फॉलोवर ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टर एंड फॉलोवर ऑफ द किंग के बीच कंफ्लिक्ट होता है। और इस कंफ्लिक्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट करती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लैंड में, नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो गया, अब सिचुएशन दूसरी प्रूफ करता हूं यहीं पर, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, इसे क्या कहेंगे जी, पार्लियामेंट एंड किंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दिस पोजीशन इज ए